हमारी खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी बिहार की। बिहार में भूमिहार किसके पाले में, किसको लेकर अब बीजेपी और आरजेडी अपने अपने दावे भले ही कर रही हो, लेकिन दोनों भूमिहार ब्राह्मणों पर डोरे डालने में जुटे हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही पटना में परशुराम जयंती के कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भूमिहार समाज को लेकर बड़ा बयान दिया। इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया। उन्होंने भूमिहार समाज को लेकर बयान भी दिया, साथ ही लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को लेकर हमला भी बोला। सुशील मोदी ने कहा कि ब्राह्मण भूमिहार समाज को बीजेपी ने हमेशा यथोचित सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज के 15 और ब्राह्मण समाज के 11 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया, जबकि आरजेडी ने इन दोनों जातियों का अपमान करते हुए केवल एक टिकट दिया था। जानकारी दे दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने राज्य में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिहार समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आक्रामक रुख दिखाया था। उनकी ये कोशिश अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए की गई थी, जिसकी पहचान मुख्य तौर पर मुस्लिम यादव संयोजन के साथ की जाती है, जो तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ने शुरू की थी। तेजस्वी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से आयोजित किए गए परशुराम जयंती के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी भगत चरण दास समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी एक दुर्भावना वाले अभियान का शिकार रही है। हम कुछ निश्चित जाति समूहों का विरोध करते हैं और अन्य को लाभ पहुंचाते हैं। इस तरह के आरोप हम पे लगाए जाते हैं। जी, आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार में भूमिहार और ब्राह्मणों को लेकर अब अपने पाले में करने को लेकर अब रस्साकशी लगातार जारी है। एक तरफ जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हमारी जो है वो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी एक दुर्भावना वाले अभियान का शिकार रही है और हम कुछ निश्चित जाति समूहों का विरोध करते हैं। इस तरह से हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश तमाम जो नेता है, तमाम जो पार्टियां हैं वो करती है। वहीं दूसरी तरफ सुशील कुमार मोदी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक आरजेडी ने भूमिहार और ब्राह्मणों के लिए किया ही क्या है। दरअसल विधानसभा चुनाव में भी महज एक टिकट ही इस समुदाय को दी गई थी। उस पर भी अब सुशील कुमार मोदी ने सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अभी तक जो ये आरजेडी है वो इस समाज को कहीं ना कहीं दरकिनार करती हुई आई है और दरकिनार करते हुए तमाम और जातियों को आगे बढ़ाने की बात लालू राबड़ी की तरफ से की जाती रही है। तो तमाम तरह की बातें यहाँ पर अभी फिलहाल की जा रही है। बीजेपी इस बात को भी कह रही है कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब जंगल राज था और इसी विषय को विधानसभा चुनाव में भी पुरजोर तरीके से उठाया गया था। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि देखिए, अगर आरजेडी की सरकार बन जाती है तो एक बार फिर से जंगल राज कायम हो जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। भूमिहार ब्राह्मणों को भी ये कहा गया था कि अगर आरजेडी की सरकार आ जाती है तो आप भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिए जाएंगे और मेन स्ट्रीम से हट जाएंगे। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश विधानसभा चुनाव में की गई थी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला भी। सुशील कुमार मोदी ने इस पर पलटवार किया है। तमाम और नेता भी इस पर वक्त वक्त पे कुछ कुछ कहते रहते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ब्राह्मण और भूमिहार को लेकर ये जो राजनीति है वो और ज्यादा गरमाई हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि इनको अपने पाले में करने के लिए कोशिशें लगातार जारी है। परशुराम जयंती का मौका था, एक कार्यक्रम आयोजित था जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की और ये कहा कि देखिए, हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और हमारी पार्टी एक दुर्भावना वाले अभियान का शिकार है। ये अभियान दूसरी पार्टियों की तरफ से चलाया जा रहा है और कुछ निश्चित जाति समूह का विरोध करते हैं। इस तरह से हमारी छवि को डेवलप किया जा रहा है
और अन्य को अब लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का आरोप हम लोगों पर लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। परशुराम जयंती का कार्यक्रम था जिसमें तेजस्वी यादव ने ये बात कही और कहीं ना कहीं उन वोटों को भी साधने की कोशिश की जिसको कभी साधने की कोशिश लालू प्रसाद यादव ने नहीं की। तो तेजस्वी यादव अब सभी को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि देखिए, अगर बिहार में सत्ता पर आना है तो किसी की भी नाराजगी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सभी जाति धर्मों को साथ में लेके चलने की बात होनी चाहिए। और चलिए, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी हैं, स्पोक पर्सन है आरजेडी के। और हमारे साथ अफजल अब्बास जी हैं, लीडर है जेडीयू के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पे आलोक वत्स जी आपसे है। आलोक जी, क्यों भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि आरजेडी ने, जब भी सरकार आरजेडी की बनी है तो हमेशा दरकिनार किया गया भूमिहार ब्राह्मणों को? देखिए नेहा जी, शुरू के दौर में जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने जब सत्ता में आई थी जी, तो उस समय उन्होंने एक वर्ग को अपने साथ साधा था जिसमें यादव, मुसलमान और ओबीसी प्रचुर मात्रा में इनके साथ थे। और इनका एक स्लोगन था उस समय, बुरे बाल साफ करो। बुरे बाल से मतलब था भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। लेकिन धीरे धीरे इनमें तब्दीली आती गई और आज की डेट में बिहार में भूमिहार और ब्राह्मण अपनी ताकत से बैलेंसिंग फैक्टर हो गए। मतलब वो जिस तरफ जुड़ेंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि जो अन्य ओबीसी या दलित के वोट है वो सब जेडीयू और आरजेडी इसमें बैलेंस हो गए। तो जो प्लस फैक्टर है, पॉलिटिक्स में 51 बनने पर आपकी सत्ता आती है। कम मेजोरिटी में रहते हुए भी ब्राह्मण और भूमिहार आज इस स्थिति में है कि जिधर वो जुड़ेंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। और आपने देखा अभी विगत बुचहा के उपचुनाव में मात्र भूमिहार के जुड़ जाने से 36,000 की लीड से वहां का आरजेडी का नेता जीता। आज बिहार के भूमिहारों में, ब्राह्मणों में उथल पुथल है। वो अपने सम्मान के साथ हक की भी लड़ाई चाहते हैं। और अब वो पुरानी बात नहीं रही कि जो वो एंटी आरजेडी थे, बिल्कुल आरजेडी को अनटचेबल मानते थे, किसी तरीके से आरजेडी को एक पोल से भी नहीं छुना है, एक लकड़ी से भी नहीं छुना है, इतना उसको मानते थे। और पिछले 2-2.5 दशकों से जिस तरीके से भूमिहार और ब्राह्मण ने बीजेपी का साथ दिया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन मैं ये मानता हूं कुछ जगह उन्होंने हमें सीटें दी, लेकिन जिस सम्मानजनक हिस्सेदारी हमें चाहिए थी वो उससे हम मरहूम रहे। ठीक है। अफजल अब्बास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अफजल जी, जिस बात का जिक्र अभी आलोक जी कर रहे थे, क्योंकि आरजेडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक स्लोगन जिसका जिक्र अभी आलोक जी ने किया है कि बुरे बाल साफ करो, इस नीति पर आगे बढ़ती थी आरजेडी। लेकिन आज क्या लगता है आपको, नीति में बदलाव कर दिया है क्या आरजेडी ने? और क्या लग रहा है कि आप लोगों के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि गठबंधन से आप लोग सत्ता पर काबिज है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ब्राह्मण और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से भूमिहारों पर डोरे डालने की कोशिश अब आरजेडी की तरफ से की जा रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर पार्टी को अपने अपने वोट बैंक बढ़ाने या बढ़ाने विस्तार करने का अधिकार है। उस जात से हो, कैसे भी हो, करता है आदमी काम। हम लोग जनता दल किसी भूरा बाल साफ को भी काम नहीं करता, काम के आधार पे नीतीश कुमार की जो ये पॉलिसी है वो काम करके वोट दिया। हमेशा हम उनके साथ मैंने दर्जनों बार के स्टेज पे मैंने
साथ शेयरिंग किया, उसको कहते हैं कि मैंने कुछ काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, अपने जात के आधार पर दीजिए। आरजेडी के जहां तक सवाल है, बिल्कुल सही है कि भूरा बाल साफ करने की बात होती थी। आज वो अब हमको लग रहा है कि अब चूंकि नेतृत्व परिवर्तन है, लालू यादव जी अब ओल्ड एज हो गए हैं, वो एक तरह से रिटायर हो रहे हैं, बेटे को उन्होंने सुपुर्द किया है, तो बेटे की अपनी पॉलिसी है कि जो हर जो लोग नाराज है उनको अपने पक्ष में लाया जाए। लेकिन बिहार की जनता समझती है कि 15 साल में हमने क्या किया, 15 साल में क्या किया, तो ये अपनी अपनी रणनीति है, अपनी रणनीति अपना रहे। हमको इसमें कुछ विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है अफजल जी। इस वक्त हमारे साथ नवल किशोर यादव जी भी जुड़े हुए हैं। नवल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि तेजस्वी यादव को क्यों ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी जी एक दुर्भावना वाले अभियान का शिकार हो गई है, हम कुछ निश्चित जाति समूह का विरोध करते हैं, इस तरह की एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश तमाम और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है। सर, ये तो हमने देखा है ना कि आरजेडी जब बनी थी उस वक्त क्या हुआ था, लालू प्रसाद यादव किस नीति पर चले, और उसके बाद अब ये तेजस्वी यादव को लगने लगा कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है हमारे खिलाफ। देखिए, भाजपा पहले भी झूठ बोलती थी और आज भी झूठ बोलती है। अभी भी उनके प्रवक्ता झूठ बोले हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि ये बात लालू यादव ने कभी नहीं की है कि भूरा बात साफ करो। ये वो लोग बोल रहे थे तो लालू जी के राजनीति से विरोध रखते थे, जो वंचितों के उधार को, उनके आवाज को दबाने वाले लोग थे और वो मुठ्ठी भर लोग थे। लालू यादव ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है कि उन्होंने ये बात कभी नहीं कही, ये वही लोग कर रहे थे जो उनके पत्रकार थे, उनके जो सत्ता के बड़ा लोग थे वो इस तरह की बात चला रहे थे। लालू जी समावेशी विकास की बात कर रहे थे, जातिगत गैरबराबरी को दूर करने की बात कर रहे थे, मंडल कमीशन जो कि पिछले 40 साल से नहीं हो पाया था उसकी मुखालफत कर रहे थे, और किसी जाति के खिलाफ उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। आप बताइए, इनको मैं चुनौती देता हूँ कि आपने किशन कुमार मोदी से कहा है कि वो कहाँ और कब चुना उन्होंने लालू यादव को बोलते हुए। चलिए सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए। अगर सुशील मोदी ये कहते हैं, एक सेकंड, अगर सुशील मोदी ये कहते हैं कि ब्राह्मण और भूमिहार समाज को बीजेपी जो है हमेशा आगे तवज्जो देती हुई आई है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने हमेशा से ही इनका शोषण किया है, उन्होंने तो ये भी कहा कि हमने देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने 15 ब्राह्मण और 11 भूमिहारों को टिकट दी, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ एक ही दिया। उनसे पूछे कि जिस चीज चर्चा कर रहे हैं क्या वो इसी आधार पर चुनाव लड़ते हैं, जो जिस आधार पर चुनाव लड़ते हैं उसको नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि देखिए हम तो ब्राह्मण और भूमिहारों को आगे बढ़ाते हैं जी, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे सर? सिर्फ बोलने से थोड़ी ना होता है। हम एक गेट को बढ़ाते हैं, हम एक गेट को बढ़ाने की बात करते रहे हैं। आप लालू जी के पहले मंत्रिमंडल से लेकर और बात करके जिले की किस जाति को कितना स्थान मिला है, वहाँ पे जिस जाति की आप नाम ले रही है वहाँ पे कौन लोग नहीं थे, आपको अपनी भी जानकारी बढ़ानी चाहिए। पहला मंत्रिमंडल का लिस्ट निकालिए और जिन जातियों का नाम आप ले रहे हैं सुशील मोदी और भाजपा की जगह। नहीं, आप ये बताइए, आप ये एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुक जाइए। नवल जी आपको पूरा मौका दे रही हूँ सर, अपनी बात रखिए, लेकिन एक सुनिए सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुनिए। नवल जी धैर्य रखिए, मौका दे रही हूँ आपको, रखिए अपनी पूरी बात। लेकिन अब सवाल ये है कि आप कैसे ये सिद्ध करेंगे कि देखिए हम तो आपके हितैषी हैं, हमें वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पाले में मत जाइए। ऐसा क्या किया आपने ब्राह्मणों और भूमिहारों के लिए, तो बता दीजिए। हम लोगों ने जातिगत गैर बराबरी को दूर करने का काम किया, जो हर जाति को जगह देने का प्रयास किया, और आज से नहीं फिर आप हर जाति पे आ जाते हैं। परशुराम जयंती के मौके पर वहां ब्राह्मण भूमिहारों की बात करते हैं। अब मैं आपसे ब्राह्मण भूमिहारों के बारे में पूछ रहा हूं, आप फिर हर जाति पे आ जाते हैं। हर जाति की बात मत करिए सर। जब जातिगत आधार पर जनगणना की बात करते हैं तो जाति के आधार पर आपने क्या कार्य किया है ये भी तो उनको जानने की जरूरत। मैं नवल जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल मैं यहाँ पे आलोक जी से लूंगी। आलोक जी, अब सवाल ये है, जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले नवल जी कर रहे थे, कह रहे हमने तो हर जाति हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने की बात की है, आप सिर्फ ब्राह्मण और भूमिहार की बात करते हैं। सर, ये बात क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जातिगत आधार पर जनगणना की बात की जाती है तो क्या ये बात जरूरी नहीं है कि आपने भूमिहार ब्राह्मणों के लिए क्या किया? और कह रहे लालू प्रसाद यादव ने तो कभी नहीं कहा ये नारा जिसका जिक्र आप कर रहे थे। देखिए,
ये बात ये गलत बोल रहे हैं। आरजेडी के लोगों को चिल्लाने की आदत है। ये मैंने खुद सुना है उनको भाषण में कहते हुए। और दूसरी चीज, आप अपने टर्न पे बोलिएगा, आप अपने समय में बोलिएगा। नवल जी, नवल किशोर जी, दीजिएगा। अब धैर्य के साथ सुनिए सर, ऐसे नहीं करेंगे आप। एक सेकेंड, ऐसे मत करिए प्लीज। यही हाल जब आपकी बारी आएगी आप बोलिए, हैंड रेज करिए, मैं मौका देती हूँ। नवल जी, आलोक जी से सवाल है, आलोक जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ, मौका देती हूँ आपको। हैंड रेज करिए अगर आपको कुछ बोलना है। अगर इसी तरीके से चुनौती देते रहे तो फिर हाशिए पर चले जाइएगा। यही काम अखिलेश यादव का भी यही काम था उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा ना, शांत रहिए। आप लोगों को अभी समाज की जरूरत है। आपके पास कोई नेता नहीं है, आप नाराजनीत है ना नेता है, आप केवल मतलब की खेती करते हैं, देश को बांटते हैं, समाज को बांटते हैं। आप अपने टर्न पे बोलिए। आप अभी आप शांत रहिए। दूसरे आदमी का मौका है, आप उसको बोलने दीजिए। नवल जी सुनने की भी क्षमता रखिए सर, ऐसे नहीं होता। आपने पूरा अपनी बात को कहा है, आप फिर सुनिए भी तो सामने वाला क्या कह रही है, इतना भी तो सुनिए। ठीक है नेहा जी, समय बदल गया है, हालात बदल गए हैं। आरजेडी को अभी भूमिहार ब्राह्मण की निहायत जरूरी है, जब भी वो उसके सम्मेलनों में शरीक हो रहे हैं। क्या मतलब है सम्मेलन में शरीक होने का, जब तक आपका कोई मोटिव नहीं है। नहीं, गलत भी क्या है सर, गलत भी क्या है? मैंने आपसे कहा ना कि नाउ भूमिहार एंड ब्राह्मण हैज बिकम द बैलेंसिंग फैक्टर। वो जिधर जुड़ेगा वो 51 की स्थिति में आएगा। तो आज सब लोग उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि जितना सम्मान और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से भूमिहार और ब्राह्मण ने बीजेपी का साथ दिया था और जेडीयू का, उस तरीके का हक आज लोगों में ये उबाल है कि उस तरीके का हक हमें नहीं मिला, उस तरीके की हिस्सेदारी नहीं मिली। और समय रहते अगर बीजेपी ने इसको नहीं ठीक किया तो एडवांटेज आरजेडी होने में देर नहीं लगेगी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई आपको लगता है कि कमियां हैं, खामियां हैं, जिसका फायदा आरजेडी उठा रही है, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में उठा सकती है? क्या कमियां खामियां आप देख रहे हैं? कमियां और खामियां कुछ नहीं है, हमें हिस्सेदारी चाहिए बस, और हिस्सेदारी चाहिए सही लोगों से। हमारे वैसे लोगों को जो हमें लीड नहीं करते हैं उनको हमारे लीडर के रूप में पेश किया गया है। हमें चाहिए जो जरूरत लोग हैं, जिनकी एक धाक है समाज में, वैसे लोगों को चाहिए भूमिहार ब्राह्मण से निकालकर और आगे बढ़ाएं। नहीं, ये नाराजगी किससे है? सत्ता पक्ष से ही है क्या? अपनी ही पार्टी से है क्या? बिल्कुल, ये मैं जनमानस की बात कर रहा हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। लेकिन आप डिबेट कर रही हैं ऑन द इशू, तो जो लोगों के अंदर बवाल है, उबाल है, वो इसलिए है कि हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है जिस ढंग का हिस्सेदारी चाहिए। तो इसका तो फायदा आरजेडी उठाती। उन लोगों को लीडर बना के पेश किया जा रहा है जो हमारे लीडर के लायक नहीं है। किन लोगों को लीडर बना के पेश किया जा रहा है जो लायक नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो भी है, जो जनमानस का सोच है कि हमें कद्दावर नेता चाहिए, जड़वत नेता चाहिए, जिसकी साख हो समाज में, जिसकी पैठ हो समाज में। क्या इस तरीके के नेताओं को नहीं। क्या इसका फायदा उठाने की कोशिश नवल जी आप लोग कर रहे हैं क्या? आरजेडी कर रही है क्या? देखिए, इस तरह का शासन भाजपा जेडीयू के नेतृत्व में कर रही है। सवाल इससे है, मेरे नाराज इससे है। आपने कहा 2020 में कि 19 लाख रोजगार देंगे, 19 रोजगार नहीं दिया। यूपीएससी का परीक्षा हो रहा है, एक दिन पहले आप उसको रद्द कर लेते हैं, पेपर लीक हो जाता है। यहाँ पर तो कोई भी परीक्षा, कोई भी नौकरी, कोई भी उद्योग जब नहीं देने में सफल रहे हैं पिछले 15-20 साल में, तो लोग तो आपसे नाराज होंगे ही। नहीं, भूमिहार और ब्राह्मण आप पर भरोसा करे तो क्यों करे? हमारे पे भरोसा तो सब जाति का है, सब धर्म का है। आप देखिए तो यह पार्टी एक ही जेट और यह पार्टी जब जातीय जनगणना की बात करती है तो वो हिस्सेदारी ही तो है।
आपको पता अगर सब जाति का आपको साथ होता तो आप सत्ता में होते। आप गलत बयान दे रहे हैं। अगर सारे जाति का आपको साथ होता तो आप सत्ता में होते। आप सत्ता से पिछले 20 वर्ष से 15 वर्ष से बेदखल कर दिए गए। आलोक जी कह रहे हैं कि अगर सब जातियों का आप लोगों को साथ मिलता तो सत्ता में होते, सत्ता से इतनी दूर थोड़ी ना होते। 20-15 साल से सत्ता से बाहर है। सर सबसे बड़े पार्टी उभर के सामने आने से क्या मतलब है सर? सत्ता तो नहीं आ पाए, सत्ता में तो नहीं आ पाए, सरकार तो नहीं बना पाए ना। अरे हम सत्ता में भी आते, अगर आप चोरी नहीं करते, नक्काली नहीं करते, सत्ता का झंडा जल्दी नहीं करते तो हम सत्ता में भी आते। आपको 2015 में भी हटाई जा चुके थे। आपने नीतीश कुमार को दया धमकाकर और मैनेज करके अपने जनादेश का अपहरण करवाया। आपको तो बिहार की जनता ने 2015 में इलेक्ट कर दिया था। भाजपा की औकात क्या है बिहार में? ठीक है, भाजपा को ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, क्या लगता है आपको किस तरह के बदलाव की जरूरत है ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, जो कैडर है, वो स्टेबल रहे? आपने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस ओर नहीं सोचा, इस ओर इम्प्रूवमेंट नहीं की, तो ये जो वोट है वो खिसक सकता है आरजेडी की तरफ। क्या लगता है आपको, क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किस तरह के बदलाव की जरूरत है? ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जो आगे आने चाहिए, जिनको बढ़ाने की जरूरत है? इम्प्रूवमेंट की जरूरत है नेहा जी। सबसे बड़ी बात ये हिस्सेदारी चाहिए और सही लोगों को लाके हिस्सेदारी दिलवाएं। ये जो लोलुपता कौन दिलवाएगा? आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, क्या संगठन में अपनी बात नहीं रख पाते हैं? क्या आगे तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं? क्या आप लोगों को कोई सुनता नहीं है क्या? इस पर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगता था, लेकिन बोछा के उपचुनाव ने अब सबके कान पर जूं रेंगा दिया है। अब सब लोग को समझ में आ गया है कि समय रहते अगर हमने इसको नहीं कंट्रोल किया तो ये डैमेज हो जाएगा। क्यों? लालू यादव में और तेजस्वी में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। तेजस्वी यादव एक युवा है और एक नई सोच के साथ रखते हैं। उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि जो किसी को आहत करने वाला हो। आज तक तेजस्वी का कोई ऐसा बयान नहीं आया। आपसे झूठ है वो। लालू यादव ने भी कभी ऐसा बयान नहीं किया। आप अपने समय में बोलिए तो अच्छा रहेगा। आप ही जैसा लोग तो बेड़ा गर्क करते हैं आरजेडी का। आप जैसे नेता बीजेपी के आरजेडी का बेड़ा गर्क करते हैं। आप सच बोलिए, आप सच बोलिए। एक बता तो दीजिए कहाँ अपने शिक्षा में आते हैं। आपने झूठ बोला और मैं आपको चुनौती देता हूँ। आपको उसे बताइए कहाँ बोले हैं? आप बराबर लोगों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। कहाँ बोले हैं आपने? आप अभी फोन की सर, जब मैंने आपसे पूछा कि आपने भूमिया और ब्राह्मणों के लिए क्या किया तो आप उसका जवाब नहीं दे पाए। आप सामने पार्टी को चुनौती देने की बात करते हैं। सर अब तो जनता को जवाब देना है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, जनता जवाब देगी कि आखिर वो किसको चुनौती दे रही है, किसको नहीं। का नरसंहार हुआ, बातें नरसंहार इन्हीं के समय में हुआ। नरसंहार कौन किया इसको भी पता कर लीजिए। आपके समय में हुआ, भूमिहारों का नरसंहार आपके समय में हुआ। पूरा देश को बांटने चले हैं। जंगलों के जो अधिकारी है वो चलिए सर, आप अपनी इमेज को बेटर कर पाते हैं नहीं कर पाते, इस पे सभी की निगाहें हैं, लेकिन कुछ बदलाव की जरूरत भारतीय जनता पार्टी में भी है, जिस तरह से आलोक जी कह रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि वो बदलाव होगा जिससे कि ब्राह्मणों और भूमिहारों के अच्छे दिन आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।